नमस्कार, संडे की बड़ी स्टोरी सीधे श्रीनगर से देख रहे हैं आप और मैं आदिति त्यागी हूँ। संडे की बड़ी स्टोरी इस बार स्टूडियो से नहीं, ग्राउंड से दिखा रहे हैं। जल्दी से आपको बताएंगे वो 4 खबरें जिन पर रहने वाली है अगले आधे घंटे हमारी नजर, विस्तार से जिन पर हम करने वाले हैं चर्चा। हमारी पहली बड़ी खबर है पत्थरबाजों को अब ना नौकरी मिलेगी और ना ही मिलेगा पासपोर्ट। हमारी दूसरी खबर है जबरन धर्मांतरण पर कोर्ट ने किस तरह से चलाया है हंटर। डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे आपसे बस कुछ ही मिनटों में। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी, अगले साल विधानसभा चुनाव, वहां पर योगी वर्सेस ऑल, वो डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे। और चौथी खबर खुशखबरी है, इंडिया के लिए कैसे रहा है सुपर संडे टोक्यो ओलंपिक्स में, डिटेल में बात करेंगे। हमारी संडे की पहली सबसे बड़ी स्टोरी जम्मू कश्मीर से जुड़ी है, जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं, श्रीनगर में खड़ी हूं। और ये खबर आपके लिए समझना जरूरी है। बड़ी खबर कश्मीर 2.0 की ये है कि अब पत्थरबाजों और देशद्रोहियों की खैर नहीं है, क्योंकि उन पर होने वाली है कानूनी स्ट्राइक। इस खबर की डिटेल्स आपको देते हैं। तो अगर किसी ने सेना पर, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की, उन पर किसी तरह का हमला करने की कोशिश की, तो उन्हें ना पासपोर्ट मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी और साथ ही कई और पाबंदियां लग जाएंगी। सो अलग अब ये फैसला बहुत जरूरी है इस लिहाज से कि अब भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आतंकी घटनाएं होती हैं। ऐसे में इस स्ट्राइक की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी। लेकिन एक तरफ इस फैसले का एक सेक्शन है जो स्वागत कर रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती वो अब भी भारत और पाकिस्तान के बीच अमन का पुल बनाना चाहती है। वो अब भी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का राह अलाप रही हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या महबूबा मुफ्ती को भारत नहीं पाकिस्तान प्यारा है? सवाल ये भी है क्या महबूबा मुफ्ती की राजनीति में पाकिस्तान फर्स्ट है? पत्थरबाजों को पैगाम, देशद्रोहियों पर लगाम। आतंक का सपोर्ट तो ना नौकरी ना पासपोर्ट। कश्मीर में पत्थरबाजों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक। जी हां, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बदलते जम्मू कश्मीर की ये सबसे बड़ी खबर है। देशद्रोहियों और पत्थरबाजों को सबक सिखाने वाला ये सबसे बड़ा कदम है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर सीआईडी ने सभी संबंधित विभागों को आदेश क्या जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जब राज्य में किसी व्यक्ति की जांच की जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो व्यक्ति किसी तरह की पत्थरबाजी, देश और राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले या कानून भंग करने वाली किसी गतिविधि में शामिल न रहा हो, और अगर जांच के दौरान ऐसा पाया जाता है तो उस व्यक्ति को देशद्रोही घोषित किया जाए। सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियां भी देशद्रोह मानी जाएंगी। देशद्रोह में शामिल ऐसे लोगों को ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही ऐसे लोगों का विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनेगा। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के 2 साल पूरे होने वाले हैं। राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद से यहां पर शांति है, लेकिन फिर से पत्थरबाजी की ऐसी तस्वीरें सामने न आए, इसीलिए प्रशासन ने अब ये कड़ा फैसला लिया है। लेकिन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की नजर में कश्मीर बदल नहीं रहा है, बल्कि 370 हटने के बाद से हालात और खराब हो गए हैं। और पड़ोसी देश के आतंक फुल को नजरअंदाज करके महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बातचीत के लिए अमन का पुल बनाने पर जोर दे रही हैं। पीडीपी का जो वजूद है वो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से वजूद में आया है, और जब तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल नहीं बनता तब तक हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं। महबूबा पाकिस्तान से बातचीत का राग अलाप रही हैं, लेकिन इस बात को भूल जाती हैं कि 5 अगस्त करीब आने को है और आतंकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में शांति बिगाड़ने के लिए साजिशों का ट्रायंगल बना रहा है।
हाल ही में खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से खबर आई थी कि 5 अगस्त के आसपास आतंकी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए जम्मू के मंदिरों को निशाना बना सकते हैं। गुरुवार को सांबा सेक्टर में एक बार फिर 3 संदिग्ध ड्रोन सीमा के पास नजर आए थे। शुक्रवार को ही बारामूला में आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों पर ग्रेनेड अटैक किया था। शनिवार को जैश का टॉप कमांडर और 2019 में हुए पुलवामा हमले में शामिल आतंकी लंबू का एनकाउंटर में सफाया हुआ। और इस वर्ष की बात करें तो अब तक सुरक्षा बलों ने 89 आतंकियों को एनकाउंटर में ऊपर पहुंचाया है। इनमें ज्यादातर वो आतंकी हैं जो सीमा में घुसपैठ करके घाटी में आए और यहां कई हमलों और साजिशों को अंजाम दिया। 89 टेररिस्ट मारे गए हैं अभी तक में, लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करते तो नंबर थोड़ा कम है, लेकिन कमांडर्स देखें टॉप कमांडर तो लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा मारा गया है। सवाल यह है कि महबूबा मुफ्ती को आखिर पाकिस्तान की ये सच्चाई क्यों नहीं दिखती? महबूबा मुफ्ती की विचारधारा में पाकिस्तान फर्स्ट आखिर क्यों है? जितना वायलेंस ने डेमोलिश किया है कश्मीरीज को, इतना किसी चीज, देखिए भाई वायलेंस आता है, गन है, गन तो हम उगाते नहीं यहाँ पेड़ों पर, बाहर से आता है। जो बेचता है वो अपने एजेंडा के लिए बेचता है ना, आपके मेरे एजेंडा के लिए तो नहीं बेचता है। यहाँ सवाल सिर्फ महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान राग का भी नहीं है, सवाल तो कांग्रेस पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए कि पत्थरबाजों पर कड़ाई हुई तो कांग्रेस इसे कड़ा फैसला बताकर सियासत क्यों करने लगी? जो वहाँ पर व्यापक पैमाने पर पत्थरबाजी होती है उसको कर्ब करने के लिए एक ये स्टेप उठाया है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हार्श नज़र आता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 370 हटने से पहले तक यहाँ के सभी सियासी पार्टियों की दाल अलगाववाद को हवा देने में, आतंकियों के लिए आंसू बहाने में और सेना पर सवाल उठाने में ही गलती थी। लेकिन 370 हटने के बाद से राज्य में जब शांति लौट रही है, जम्मू कश्मीर विकास की मुख्य धारा में तेजी से दौड़ने लगा है, तो महबूबा जैसी नेताओं को बेचैनी होने लगी है। इसीलिए महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में आतंक का बीज बोने वाले पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी करने लगी हैं। श्रीनगर से अदिति त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आपको समझना होगा कि महबूबा मुफ्ती के बयानों से ये सवाल उठते हैं कि अब उनकी विचारधारा में पाकिस्तान फर्स्ट है, और है तो क्यों? ये वही पाकिस्तान है जो भारत के खिलाफ लगातार आतंकवाद की दुकान चलाता है, लगातार आतंकी और गन भेजने का काम करता है, और साथ ही भारत की वैश्विक पटल पर जो उपलब्धियां होते हैं उनसे पाकिस्तान को जलन होती है, उसके पेट में दर्द होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब आज 1 महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता भारत को मिल गई, और किस तरह से पाकिस्तान की खींच उस समय सामने आई, जलन सामने आई, उसके डिटेल्स अब हम आपको जल्दी से दे देते हैं। भारत ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल ली। भारत की जिम्मेदारी अगस्त महीने के लिए है। भारत ने यह कहा कि वो इस भूमिका में 3 क्षेत्रों को प्रमुखता से देखेगा। अब वो 3 क्षेत्र कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। समुद्री सुरक्षा, शांति प्रक्रिया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने यूएनएससी की अध्यक्षता करेंगे। इसी घटनाक्रम के बाद पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा कि भारत के पास अध्यक्षता होने का मतलब है कि पाकिस्तान कश्मीर पर सुरक्षा परिषद में बैठक बुलाने में सक्षम नहीं होगा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने आशंका जताई कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1 महीने की अध्यक्षता में निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की टेंशन आप ऐसे भी समझिए कि यूं भी बड़ी है क्योंकि अगर अफगानिस्तान को लेकर कुछ भी अहम होता है तो यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता बहुत मायने रखेगी। तो दूसरी ओर भारत ने अपने एजेंडे में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को प्रमुखता देने की बात कही है, जो कि भारत पहले भी कहता आया है। यानी दोनों ही मुद्दों पर पाकिस्तान यूएनएससी में घिर सकता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत के अध्यक्ष बनने पर इतना ज्यादा बेचैन हो गया है। हमारी संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी लालच देकर जबरन या फिर साजिश के तहत धर्मांतरण कराने वालों से जुड़ी है। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना हंटर चलाया, एक तल्ख टिप्पणी की, उन्हें चेताया जो लालच का इस्तेमाल करते हैं, धोखा देते हैं या फिर जबरन धर्मांतरण कराते हैं। कोर्ट ने कहा इस तरह के धर्मांतरण से जो बहुसंख्यक हैं वो कमजोर होते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि जब जब हम बटे हैं, देश पर आक्रमण हुआ है,
कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद एक बड़ा सवाल यह है कि धर्म के ठेकेदार क्या इससे सीख लेंगे? क्या धर्मांतरण के ठेकेदारों पर इससे लगाम कसी जा सकेगी, नकेल कसी जा सकेगी? ये वो सवाल है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के धर्मांतरण पर चले इस हंटर के बाद खड़े होते हैं। जबरन या धोखे से धर्मांतरण पर हाईकोर्ट का हंटर। हाईकोर्ट ने जो कहा वो धर्म के ठेकेदारों ने सुना क्या? उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरन या धोखे से धर्मांतरण के बाद निकाह का मुद्दा भी इन दिनों सबसे गर्म है। योगी सरकार में धर्म के ऐसे ठेकेदारों पर प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। शनिवार को हाई कोर्ट में चला ये पूरा मामला क्या था, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो कुछ भी कहा उसे आज पूरे देश को ध्यान से सुनना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान सबको सम्मान से जीने का अधिकार देता है। सम्मान के लिए लोग घर छोड़ देते हैं, अपमान के लिए धर्म बदल देते हैं। धर्म के ठेकेदारों को अपने में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक नागरिकों के धर्म बदलने से देश कमजोर होता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब व्यक्ति को अपने ही घर में सम्मान नहीं मिलता है तो वह सम्मान कहीं और ढूंढने लगता है। तो इसी के आधार पर जो ये जजमेंट आया, उन्होंने ये भी बोला है कि आप अपने धर्म में उसे सम्मान दीजिए, अगर उसे वो सम्मान मिलेगा तो वो दूसरा धर्म अपनाएगा नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकल पीठ ने सुनवाई में सिर्फ इतना भर ही नहीं कहा, इसके आगे की लाइनों में जबरन या धोखे से धर्मांतरण पर देश न बांटने को लेकर चेताया भी है। विघटनकारी शक्तियों को ऐसी कोशिशों से लाभ मिलता है। इतिहास गवाह है कि जब हम बटे तो देश पर आक्रमण हुआ और हम गुलाम हो गए। गरीब परित्यक्त के उत्थान के लिए अनादिकाल से संलिप्त है। चाहे भगवान राम का अवतार आप देखें, कैसे शबरी को जाकर उत्थान करने का भगवान ने प्रयास किया। इस्लाम को किस प्रकार से बढ़ाया गया, तलवार की नोक पर जबरदस्ती लोगों को कट्टरवादिता के कारण से धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। मिशनरीज का पिछले 300 सालों में आपके समक्ष प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे भयावह स्वरूप से, यहाँ कोई ईसाइयत तो नहीं थी, ईसाई कोई पैदा नहीं हुआ, तो कैसे यहाँ पर ईसाइयत इतने व्यापक रूप से फैल गई। मिशनरीज का कैसे प्रलोभन देकर कट्टरवादिता के साथ ये कार्य किया गया, ये हर एक के समक्ष उपस्थित है। आप इसे देश की किसी भी अदालत के द्वारा धोखे से धर्मांतरण के बाद निकाह मामले में बड़ी नसीहत कह सकते हैं। और हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि अपनी मर्जी से शादी करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। आस्था और विश्वास को बांधा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें कट्टरता, भय, लालच का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म या मजहब का पालन करना किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन जब जानबूझ करके भय से, लालच से, डराकर, धमकाकर किसी भी तरह से धर्मांतरण किया जाए तो वो देश और समाज के लिए खतरा होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और जिस तरह से विवाह के लिए धर्मांतरण किए जा रहे हैं वो अपने आप में कठिन चुनौती है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश ने कठोरता से कानून बनाया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो ताजा टिप्पणी है वो भी इस बात को रेखांकित करती है कि धर्मांतरण से देश तबाह हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को ये तल्ख टिप्पणी अपहरण, षड्यंत्र और धर्मांतरण कानून के आरोपी जावेद उर्फ जावेद अंसारी की उस याचिका पर की जिसमें उसने जमानत की अर्जी लगाते हुए खुद को और पीड़िता को बालिग बताया था और मर्जी से शादी करने की दुहाई दी थी। लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को ऐसी टिप्पणी करने के बाद खारिज कर दिया। वहीं इस मामले में पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि जावेद ने सादे और उर्दू में लिखे कागज पर दस्तखत कराए और ये बात भी छिपाई कि वो पहले से शादीशुदा है और उसने झूठ बोलकर धर्म बदलवाया। आप धर्म परिवर्तन करते हैं, किसी गलत मकसद से आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और जो हाईकोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, जो आदेश दिया है बिल्कुल सही दिया है और हम इसका समर्थन करते हैं। हाईकोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि भारत का संविधान ही है हमारा ऐसा है और हमें आज संविधान की हिफाजत करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो संविधान के अंदर जो हमारे मौलिक अधिकार दे रखे हैं, अगर वही डिस्टर्ब हो जाएंगे
तो फिर हम कहाँ से तरक्की कर पाएंगे और कहाँ से खुशहाल रह पाएंगे और किस तरह से भाईचारे से ज़िंदगी जी पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब देश में ये बहस छिड़ गई है कि क्या धर्म के ठेकेदार इसके बाद मान जाएंगे? क्या जबरन या धोखे लालच से धर्मांतरण के बाद निकाह की साजिशों पर ब्रेक लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी यूपी की सियासत से जुड़ी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। उन्होंने लखनऊ से लेकर मिर्जापुर और काशी तक भक्ति और विकास की शक्ति से मिशन 2022 का आगाज किया। उन्होंने पूर्व की अखिलेश सरकार में दंगे और परिवारवाद को लेकर जोरदार हमला बोला। साथ ही जवाब भी आया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से उन्होंने भाजपा पर महंगाई भाजपाई कहकर तंज किया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे और उन्होंने सीएम योगी को यूपी जीतने का चैलेंज दिया। यूपी में मिशन 2022 पर बीजेपी के शाह केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 1 अगस्त से कैसे यूपी में मिशन 2022 के लिए जुट गए हैं, इसकी कहानी बयां करती है उनके यूपी दौरे से जुड़ी ये 3 तस्वीरें। लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास, मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर में दर्शन और विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास और इसके बाद काशी जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन। यानी अमित शाह यूपी चुनाव को लेकर फुल मोड में आ चुके हैं और नजर अवध के साथ साथ पूर्वांचल के हिस्से पर अभी से गड़ गई है, जहां से उन्होंने कोरोना पर कंट्रोल करने और अपराधियों पर सख्त एक्शन लेने के लिए योगी सरकार की प्रशंसा की, तो परिवारवाद और दंगों को लेकर पूर्व की अखिलेश सरकार पर निशाना भी साधा। उत्तर प्रदेश में इतने औद्योगिक निवेश को किसी ने सोचा नहीं था। निवेशकों का सम्मेलन भी कानून और व्यवस्था के कारण अखिलेश यादव जी को लखनऊ में करना पड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक जनता को भी कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में मत। रात की बात समाप्त हो गया है, उसको देखे परिवारवाद को उखाड़ कर फेंक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शाह की हुंकार के बाद विरोधी दलों पर सीएम योगी की ललकार भी सुनाई दी और लगे हाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 के विधानसभा चुनाव में 325 प्लस सीटों का दावा भी ठोक दिया। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। और बीजेपी के जहां तक लक्ष्य की बात आप कर रहे हैं, तो मैं तो लगातार कहता हूं 325 से ज्यादा सीटें 2022 में भी जीतेंगे। इन बयानों और भक्ति के साथ विकास की शक्ति की तस्वीरों से बीजेपी ने अपने पक्ष में माहौल बनाने की न सिर्फ कोशिश की, बल्कि विरोधियों पर हर एक तीर चलाने भी शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि समाजवादी पार्टी इन हमलों के बाद चुप थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई को हथियार बनाकर बीजेपी पर पलटवार किया। कमर्शियल सिलेंडर के दाम फिर लगभग 75 रुपए बढ़े हैं। इससे उन लोगों, खासतौर से उन युवाओं पर महंगाई की मार और भी पड़ेगी जो काम रोजगार के सिलसिले में बाहर खाने पीने पर मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के युवा भाजपाई महंगाई का जवाब 2022 में भाजपा की गेंद को यूपी के स्टेडियम से बाहर करके देंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की कोशिश यही दिखी कि 2022 की सियासी लड़ाई इन्हीं 2 पार्टियों में हो, लेकिन AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को चैलेंज देकर यूपी की सियासत में अपने गठबंधन को दमदार दिखाने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार तमाम जनता अब की बार इस चुनाव में बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला शिकस्त देगी। वैसे यूपी चुनाव में अब तक की लड़ाई में ये कहना मुश्किल है कि पलड़ा किसका भारी दिख रहा है। बीजेपी विरोधी दलों के परिवारवाद को हथियार बना रही है, तो समाजवादी पार्टी महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिशों में है और इन सबके बीच जातिगत समीकरण
ब्राह्मण, दलित और हिंदुत्व का कार्ड भी चलने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके वादों इरादों पर अपनी मुहर लगाती है और किसे देगी 2022 में यूपी में सत्ता की कुर्सी। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संडे की बड़ी स्टोरी में फिलहाल इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.